So students, in today's class we will study about to the application of determinant. So there are many applications of determinant. So we will study all the applications one by one. Understand? So one of the application of determinant is that we use the determinant to represent a large expressions. Means whenever we have a large expression, so that large expression can be represented by short way and very easy way by determinant. Understand? मतलब अगर मेरे पास कोई एक लार्ज एक्सप्रेशन गिवन है तो उस लार्ज एक्सप्रेशन को मैं डिटर्मिनेंट के माध्यम से बहुत शॉर्ट वे में बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और इस एक्सप्रेशन को लर्न करना भी बहुत आसान होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में कि अगर कोई ट्रायंगल है मेरे पास और इस ट्रायंगल के मुझे तीनों वर्टिसेस मालूम है, x1 y1, x2 y2, x2 y2, x3 y3, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं. ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया ए क्या होता है? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ये ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला है. इसको हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. तो देखिए जो इसका ये फार्मूला है ये काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन है और कई बार इसको याद करना भी मुश्किल होता है कि नहीं. तो हम इसी सेम एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो जो डिटर्मिनेंट का फॉर्म होगा वो वाकई में बहुत इजी फॉर्मेट होगा और उसको याद रखना बहुत ही हमारे लिए आसान होगा. तो इसी एक्सप्रेशन को अगर हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करना है तो हम इस टाइप से राइट करते हैं. एरिया इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो में इसके सारे x कोऑर्डिनेट राइट कर दो. सो x1 x2 x3. सेकेंड रो में y कोऑर्डिनेट राइट कर दो. सो y1 y2 y3 एंड थर्ड रो में 1 1 1. तो सेम एक्सप्रेशन की वैल्यू ये लिखी हुई है. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करेंगे तो जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा वो यही होगा. तो देखिए ये लार्ज एक्सप्रेशन को हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बहुत आसानी से कंप्रेस कर दिया, बहुत इजी वे में रिप्रेजेंट कर दिया. तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि डिटर्मिनेंट का क्या एप्लीकेशन है. ऐसे बहुत सारे लार्ज एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिनको हम इस फॉर्म में याद नहीं कर सकते, लेकिन जब उनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाता है तो वो बहुत इजी वे में हमको दिखाई देने लगता है और उसको याद करना भी बहुत इजी होता है और उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है. अंडरस्टैंड? तो आई होप यू वुड बी अंडरस्टैंड. देखिए अगर हम इसको ओपन करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिल जाएगी. देखिए मैं ओपन करके दिखा देता हूँ. अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या होगा? हाफ तो कांस्टेंट है. अब मुझे क्या करना है? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट लगाया. फिर इसके बाद सपोज मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ. तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है x1. x1 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा इसको छिपाया तो y2 माइनस y3 क्या आएगा? y2 माइनस y3. फिर इसके बाद माइनस x2 क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग माइनस आएगा, अल्टरनेट चलता है ना, प्लस माइनस प्लस, तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनस आएगा. फिर हम क्या करेंगे? इसका माइनर देखेंगे क्योंकि माइनस तो मैंने ऑलरेडी लगा दिया. तो अब इसका माइनर क्या होगा? इसको छिपाया तो y1 माइनस y3 क्या होगा? y1 माइनस y3. फिर इसके बाद प्लस x3, थर्ड एलिमेंट क्या है? x3. तो इसके करस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर क्या होगा? y1 माइनस y2, y1 माइनस y2. अंडरस्टैंड? और ब्रैकेट क्लोज. थोड़ा इसमें हम और सॉल्व करते हैं. 1/2 x1 y2 माइनस y3. अगर इस माइनस को हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. तो हमने क्या देखा कि जो मेरा ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है वही फार्मूला इसको सॉल्व करने पे आ गया कि नहीं. तो इस फॉर्म में लर्न करना हमारे लिए थोड़ा कठिन चीज़ होती है
और ये तो हम तब भी लर्न कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत ही टिपिकल होते हैं और उन्हें याद करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब हम उन्हीं एक्सप्रेशंस को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत आसान हो जाते हैं, उनको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है, उनको लर्न करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए बच्चों, इस फार्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो फार्मूला है ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है, जिसको कि हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यहाँ पर शो किया है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस वही होंगे जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। 10th में आपने क्या पढ़ा था? ट्रायंगल का एरिया निकालना, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे कैसे प्रूव करते हैं, है ना। तो चलिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है, देन हमको उसका एरिया फाइंड करना है। अंडरस्टैंड? वी हैव ए ट्रायंगल हुज coordinates of its all the vertices are given, then we have to obtain the area of this triangle. So suppose एक ट्रायंगल है और इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी। इसके वर्टिसेस क्या है? ए बी सी। और ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1,4, 4,6 एंड 2,3। हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल का एरिया ऑब्टेन करना है। तो अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला अभी मैंने देखा, 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो में क्या रहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, 4, 2। सेकेंड रो में क्या रहेंगे? वाई कोऑर्डिनेट्स। तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4, 6, 3। थर्ड रो में 1, 1, 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ। और इसको सॉल्व करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं इसी के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो न्यूमरल्स वैल्यू हैं तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इसको एक्सपेंड कर दो। तो पहले हमने इसका एलिमेंट 1 लिया, 1 के करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आएगा वो क्या होगा? इसको छिपाया तो 6 - 3, 6 - 3 + 3 आएगा क्योंकि इसकी पोजीशन 1, 1 है। फिर इसके बाद अगला माइनस आ जाएगा। माइनस इसलिए आ जाएगा क्योंकि इसकी पोजीशन 1, 2 है, तो माइनस मैंने पहले ही लगा दिया। फिर इसके बाद क्या होगा? 4 और 4 का कोफैक्टर। तो 4 का कोफैक्टर क्या होगा? इसको छिपाया तो 4 - 3, 4 - 3 क्या होगा? 1 प्लस। फिर इसके बाद 2 को लिया, 2 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या आएगा? इसको छिपाया तो 4 - 6, 4 - 6 आएगा -2। अंडरस्टैंड? इसको रीसॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हाफ इन ब्रैकेट, ये हो गया 3, ये हो गया -4, ये भी -4। अंडरस्टैंड? तो -8 + 3 -5/2 कितना आया? -5/2। अब एरिया की जो वैल्यू आई है वो कैसी आई है? -5/2। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी फिगर का एरिया नेगेटिव तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 5/2 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अंडरस्टैंड? चूँकि एरिया की वैल्यू नेगेटिव थी, लेकिन एरिया नेगेटिव तो कंसीडर किया नहीं जाता, इसलिए नेगेटिव साइन को हमने हटा दिया। तो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया? 5/2 स्क्वायर यूनिट। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया सभी के? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें अब की बार क्या होगा? एक ट्रायंगल है और उसके तीनों वर्टिसेस गिवन हैं। एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस गिवन हैं, बट एक वर्टेक्स जो है उसका एक कोऑर्डिनेट अननोन है। एक वर्टेक्स है, उसका एक कोऑर्डिनेट अननोन है और इस ट्रायंगल का हमको एरिया भी गिवन है। तो ये जो अननोन कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी हैं, लेकिन 10th क्लास में जो आप फार्मूला यूज़ करते थे वो उस फॉर्म में यूज करते थे जो मैंने इनिशियली लिखा था, बड़ा सा एक्सप्रेशन। लेकिन यहाँ पर हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में यूज करेंगे।
अंडरस्टैंड, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से हम इसी का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ कर लिया कि मेरे पास ट्रायंगल है, फिर से ट्रायंगल है ABC। कौन सा ट्रायंगल है? ABC। और इसमें ABC ये क्या है? वर्टिसेस हैं। A के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 2 एंड C के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, K। सपोज ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका ये जो C वाला कोऑर्डिनेट है, C वाला जो वर्टेक्स है, इसका ये कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इसी की वैल्यू निकालनी होगी। और एक चीज़ और गिवन है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी आपको गिवन है 12 स्क्वायर यूनिट। एरिया भी गिवन है 12 स्क्वायर यूनिट। देन हमको K की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें ABC के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और इस ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो 12 स्क्वायर यूनिट है। देन हमको K की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चूँकि एरिया 12 स्क्वायर यूनिट है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? वो होगी ±12 के इक्वल। क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 12 होती है तब भी एरिया 12 होता है, और अगर इसकी वैल्यू -12 होती है तब भी हम एरिया को 12 बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? ±12 के इक्वल होगी। केवल 12 नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने केवल 12 लिया तो आप एक आंसर मिस कर जाओगे। इसलिए यहाँ पर हमें दोनों लेना पड़ेगा, और दोनों लेना भी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू +12 होती है तो हम क्या कहते हैं? एरिया इज़ 12 स्क्वायर यूनिट। और अगर इसकी वैल्यू -12 होती है तब भी हम बोलते हैं कि एरिया इज़ 12 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर उसने हमको गिवन है कि एरिया 12 स्क्वायर यूनिट है, तो हमें तो दोनों ही लेके चलना पड़ेगा, तभी तो दोनों के करस्पॉन्डिंग K की वैल्यू आएगी। अगर हमने एक ही कंसीडर किया तो हमें K की एक वैल्यू मिलेगी, एक आंसर तो हम मिस कर देंगे ना। इसलिए यहाँ पर ये याद रखने वाली चीज़ है कि आपको दोनों लेना है, प्लस माइनस। यू हैव टू कंसीडर प्लस एज वेल एज माइनस। अंडरस्टैंड? तो अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1/2 यहाँ पर x वाले कोऑर्डिनेट्स, तो x वाले कोऑर्डिनेट्स क्या है? -4, 7, 5, -4, 7, 5। इसमें y वाले कोऑर्डिनेट्स तो ये क्या हैं? 3, 2 और ये K। फिर यहाँ पर 1, 1, 1 इज इक्वल टू कितना? ±12। अंडरस्टैंड? इस 2 का, चूँकि यहाँ 2 डिवाइड में है तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो चाहे तो इसको उधर पहुँचा दें या बाद में पहुँचा देंगे, इसको उधर पहुँचाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो पहुँचा देते हैं, नहीं बाद में पहुँचाना पड़ेगा, अभी नहीं पहुँचाओगे तो चलिए पहुँचा देते हैं, या बाद में ही पहुँचा देंगे। ठीक है, तो 1/2 को मैंने एज इट इज़ राइट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करूँगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये क्या है? -4। फिर इसके बाद -4 का कोफैक्टर, तो इसको छिपाया तो 2 - K। कितना आया? 2 - K। फिर इसके बाद अब 7 आएगा। कितना आएगा? 7। लेकिन चूँकि 7 का कोफैक्टर में माइनस लेना पड़ेगा तो माइनस भी ले लिया। वैसे भी अल्टरनेट चलता है, इसमें प्लस, इसमें माइनस, फिर इसमें प्लस, तो -7। फिर इसके बाद इसको छिपाया तो 3 - K। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर आया वो क्या आया? -3 - K। ये जो माइनस है ये कोफैक्टर की वजह से ही आया है। फिर इसके बाद +5 और 5 का कोफैक्टर, तो इसको छिपाया तो 3 - 2। ओके, सो ये हो जाएगा, हाँ, इज इक्वल टू +-12, इज इक्वल टू +-12, क्योंकि ये वैल्यू +-12 के इक्वल है। तो अब हम इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ, ये होगा माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो -8 + 4K। फिर इसके बाद माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो -21 + 7K। और ये क्या है? 3 - 2 1 × 5, तो प्लस का 5 इज इक्वल टू +-12। ठीक है, और हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। सो हाफ तो ऐसे ही रहेगा इन ब्रैकेट के अंदर देखिए 7K + 4K 11K हो गया। कितना हो गया? 11K। फिर इसके बाद
ये कितना हो गया 29, 29 में ये 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 24, माइनस 24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। अंडरस्टैंड। अब इस 2 को उधर डिवाइड में ले जाते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। सो ये हो जाएगा 11k माइनस 24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब 24 को भी उधर ले जाते हैं तो 11k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 24 प्लस 24। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव। तो जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 24 प्लस 24 48, और ये 11 भी डिवाइड में आएगा तो वैल्यू आ जाएगी 48/11। जब हम माइनस साइन लेंगे तो माइनस 24 प्लस 24 0 हो जाएगा, और ये 11 0 में डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर k की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, k की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। एक वैल्यू है ये, एक वैल्यू है ये। तो आपको इसमें ये याद रखना है कि अगर हमें एरिया 12 स्क्वायर यूनिट गिवन है तो हम इसकी वैल्यू को +12 भी लेंगे एंड -12 भी लेंगे, क्योंकि अगर हमने एक ही लिया, 12 को ही लिया, तो हमारा k का एक ही आंसर आएगा, एक आंसर नहीं आ पाएगा, और इस टाइप से आपका फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें हमको प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट्स गिवन हैं वो कोलिनियर हैं। अंडरस्टैंड। कोलिनियर वाले क्वेश्चन भी हमने 10th क्लास में पढ़े थे, यहाँ पर भी हम उनको स्टडी करेंगे, लेकिन उनको हम किससे प्रोसीड करेंगे, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, डिटर्मिनेंट वाले फार्मूले से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलिए उसको भी लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन हैं। क्या गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन हैं। आई हैव 3 पॉइंट्स एंड आई हैव टू प्रूव दैट दोज पॉइंट्स वुड बी कोलिनियर। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, कोलिनियर का मीनिंग होता है कि वो तीनों एक ही लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर मुझे 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है तो मैं क्या प्रूफ करना चाहता हूँ, एक्चुअली आई वांट टू प्रूव दैट दोज ऑल 3 पॉइंट्स वुड बी लाइज ऑन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। अंडरस्टैंड। तो सपोज कर लिया क्वेश्चन मेरा ये है कि पॉइंट्स मेरे हैं 4,1, नेक्स्ट है 9,-4 एंड अगला है 2,3। मुझे प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। क्या प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, मीन्स तीनों पॉइंट्स किसी एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका क्या कंसेप्ट है कि अगर ये 3 पॉइंट्स, जैसे मान लिया ये लाइन है, अगर ये तीनों पॉइंट्स वाकई में एक लाइन के ऊपर होंगे तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया 0 होना चाहिए कि नहीं भाई। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 होना चाहिए। तो हम क्या करें, इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालें। अगर वो एरिया 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली इन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो चलिए निकालते हैं। एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया का फार्मूला है 1/2। फिर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट्स, तो x कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4, 9, 2। फिर y कोऑर्डिनेट्स तो 1, -4, 3। फिर 1, 1, 1। इसको कैलकुलेट करना है क्योंकि ये क्या है, एरिया का फार्मूला है। ठीक है, सो हाफ। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले 4 आएगा, फिर इसके बाद 4 का कोफैक्टर, तो इसको छिपाएंगे तो -4 -3 तो -7 हो जाएगा। फिर इसके बाद -9 आएगा। माइनस क्यों आ रहा है समझ रहे हो ना, क्योंकि इसका कोफैक्टर माइनस में आएगा, इसलिए माइनस मैंने पहले लगा दिया। फिर इसको छिपाया तो 1 - 3, 1 - 3 कितना होगा, -2। फिर इसके बाद अगला +2, फिर इसके बाद +2 का कोफैक्टर, तो इसको छिपाया तो 1 -4, तो 1 + 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। तो इस टाइप से ये हमारा हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 1/2 ये हो जाएगा -28, -18 सॉरी +18, माइनस प्लस +10। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हाफ एंड ब्रैकेट के अंदर -28 + 28।
सो -28 + 28 कैंसिल आउट, सो 0 × हाफ कितना हो जाएगा 0। तो हमने क्या देखा कि जो ट्रायंगल का एरिया है वो 0 आ गया। तो 0 आने का मीनिंग क्या है कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स वुड बी कोलिनियर, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम पॉइंट्स को कोलिनियर भी प्रूव कर सकते हैं। ये तो आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, आपने 10th क्लास में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी की हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको फिर भी कर रहे हैं ताकि आप इसका एप्लीकेशन अच्छे से समझ जाओ। अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ पर हम वो बड़ा सा एक्सप्रेशन यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उस एक्सप्रेशन का जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में फॉर्मेट होता है उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बताने का जो मोटो है वो ये है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर हमें एक्सप्रेशन को यूज़ करना है तो हम उसको अच्छे से यूज़ करना सीख जाएं। ठीक है, अब बच्चों आपने एक फार्मूला और पढ़ा होगा 11th क्लास में, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का फार्मूला पढ़ा होगा, याद है आपको? नहीं याद तो याद दिला देते हैं, y - y1 = m x - x1। तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है। तो बच्चों इसी फार्मूले को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स लाइन का इक्वेशन निकालने वाले क्वेश्चन हम डिटर्मिनेंट के द्वारा भी प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें क्या है, हमको 2 पॉइंट्स गिवन है। जैसे मान लिया मेरे पास 2 पॉइंट्स गिवन है। क्या गिवन है? 2 पॉइंट्स गिवन है, और ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स कैसे हैं? एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। देन मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालना है जिस लाइन में ये दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे। अंडरस्टैंड? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि मुझे 2 पॉइंट्स गिवन हैं 4,6 एंड -2,1। किसी लाइन पर लाई करने वाले ये 2 पॉइंट्स गिवन हैं। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं? किसी लाइन पे लाई कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स लाइज ऑन ए लाइन। देन हमें क्या करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देन हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो पहले हम इसको समझते हैं। जैसे मान लिया ये लाइन है, अब इस लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं। 4,6 जो है इसके ऊपर लाई कर रहा है एंड -2,1 भी इसके ऊपर लाई कर रहा है। अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो जिसकी भी इक्वेशन निकालनी होती है उसमें एक जनरल पॉइंट लिया जाता है, और ये जनरल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। फिर हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो जनरल पॉइंट को लेने पर हमेशा होल्ड होगी, और उसी कंडीशन का यूज़ कर देते हैं तो हमें उस पॉइंट का लोकस मिल जाता है। और ये जो लोकस होता है ये एक्चुअल में उस लाइन का क्या होता है? इक्वेशन होता है। ठीक है, तो जनरल पॉइंट को मान लिया ये हमारा जनरल पॉइंट है, इसको कहीं पे भी लिया जा सकता है, तो ये जनरल पॉइंट हो गया। तो अब ये देखिए इस जनरल पॉइंट का इन पॉइंट्स के साथ में क्या रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा, यही तो हमको देखना है, क्योंकि वही हमारा लाइन की इक्वेशन निकालने में हेल्प करेगा। तो देखिए जनरल पॉइंट आप कहीं पर भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, ये जो पॉइंट है और ये दोनों जो पॉइंट हैं ये हमेशा क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। इस जनरल पॉइंट को हम कहीं पे भी ले लें लाइन के ऊपर, तो ये जनरल पॉइंट एंड ये दोनों पॉइंट हमेशा क्या रहने वाले हैं? कोलिनियर रहने वाले हैं। तो चूंकि ये हमेशा कोलिनियर रहने वाले हैं तो यहाँ पर हम कोलिनियरिटी की कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोलिनियरिटी की कंडीशन हमेशा होल्ड होगी। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमको x एंड y में एक रिलेशन मिल जाएगा। वो जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इसका लोकस होगा, और लोकस ही क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? चूँकि ये तीनों पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर रहेंगे तो इन तीनों से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 कर देना है। ठीक है, तो हम करते हैं। ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला क्या है? हाफ, फिर यहाँ पर x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x4 - 2, फिर y कोऑर्डिनेट्स, तो y6 1,
y6 1, फिर यहाँ पर 1 1 1, और इसकी वैल्यू को हमें किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। अंडरस्टैंड। अब ये जो 2 है, 2 को हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई जब 0 में होगा तो यहाँ 0 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा x4 - 2 y6 1 1 1 1 और इज इक्वल टू 0। ये हाफ जो था ये उधर आ गया और उसके साथ 0 के साथ मिल करके 0 हो गया। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो क्या होगा, x, फिर इसके बाद x का कोफैक्टर, तो इसको छिपाया इसको छिपाया, तो 6 - 1, 6 - 1 कितना आएगा, 5। फिर इसके बाद -4, माइनस किस लिए, क्योंकि अल्टरनेट चलता है ना, इसका कोफैक्टर में प्लस होगा, इसके कोफैक्टर में माइनस होगा, इसके कोफैक्टर में प्लस होगा, तो इसीलिए हमने माइनस पहले लगा दिया। फिर इसके बाद इसको छिपाया तो y - 1 कितना आ जाएगा, y - 1। फिर इसके बाद -2, फिर इसको छिपाया तो y - 6 हो जाएगा, y - 6 इज इक्वल टू 0। सो ये मेरा हो जाएगा 5x - 4y + 4 - 2y + 12 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। थोड़ा और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x और ये माइनस का 6y + 16 इज इक्वल टू 0। सो ये जो हमारा x एंड y में रिलेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट वुड बी पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 6 एंड -2, 1। तो इस टाइप से हमने क्या देखा, हमने डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन अच्छे से समझा और इसको कई जगह अप्लाई किया। इसकी हेल्प से हमने एरिया निकाला, कोलिनियरिटी वगैरह में इसका यूज़ किया, लाइन का इक्वेशन निकालने में इसका यूज़ किया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिटर्मिनेंट का क्या यूज़ है। देखिए डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम इनको कितना आसानी से सॉल्व कर ले रहे हैं, है ना। ये तो तब भी छोटा एक्सप्रेशन होता है ट्रायंगल के एरिया वाला, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं जिनको अगर हम डायरेक्टली एक्सपेंड करके लिखेंगे तो उनको याद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अंडरस्टैंड। तो उन लार्ज एक्सप्रेशंस को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करके, डिनोट करके, रिप्रेजेंट करके बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी बच्चों जब आप वेक्टर चैप्टर पढ़ोगे ना, तो वेक्टर में क्या होता है, जब हम 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो उसका फार्मूला होता है वो बहुत लेंदी होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको याद करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो बच्चों इसके लिए वो मुश्किल ना रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, उस बड़े से फार्मूले को जब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फार्मूला बहुत आसानी से हमको दिखने लगता है और उसको बच्चों सॉल्व करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो अभी हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट के और भी हम कई सारे एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अभी तो हमने एक एप्लीकेशन पढ़ा है कि हम जो ट्रायंगल का एरिया वाला फार्मूला है, बड़ा सा जो एक्सप्रेशन वाला फार्मूला है, उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बहुत ही शॉर्ट में रिड्यूस करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम स्टडी करेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इसके। तो फ़िलहाल आज इतना ही, और आप इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करोगे, और अगर किसी को कोई कुछ दिक्कत हो तो मुझे बताओगे, कमेंट करके बताओगे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बताओगे। आपको बताना है, मुझे पता चलना चाहिए, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा देन मैं आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करिए और मेरे अकाउंट में सेंड करिए ताकि मैं उसको देख सकूँ। ओके।